हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जो हमारी मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी वाली सीरीज है उसमें हमारे जो जो मुख्य विचारक चल रहे हैं वो है प्लेटो। और आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। साम्यवाद का सिद्धांत में हम देखेंगे मुख्य रूप से इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, प्रेरणा स्रोत क्या है, विशेषताएं क्या है, प्रकार कितने हैं, उनके पक्ष में तर्क देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, उन सिद्धांतों के आलोचनाएं देखेंगे और प्लेटो को प्रथम साम्यवादी के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो प्लेटो है, प्लेटो ने कहा था कि जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य को इन्होंने मैग्नीशिया भी कहा था। ठीक है, अगर कभी आ जाए मैग्नीशिया तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीशिया किसके लिए शब्द प्रयोग हुआ, आदर्श राज्य के लिए प्रयोग हुआ और किसने किया है, प्लेटो ने किया है। उसके मार्ग में उन्होंने कुछ बाधाएं बताई थी। कौन कौन सी? 3 बाधाएं उन्होंने बताई थी। 3 बाधाओं में सबसे पहले तो आ गई अज्ञान, दूसरी निजी संपत्ति और तीसरी है निजी परिवार। निजी परिवार, ये 3 बाधाएं उन्होंने बताई थी। उसके बाद आदर्श राज्य में इन 3 बाधाओं को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या उपाय सुझाए थे? उपाय उन्होंने कहे थे कि जो अज्ञान है, अज्ञान को तो शिक्षा द्वारा दूर किया जाए। शिक्षा का सिद्धांत हमने कल देख लिया था। और जो बाकी के 2 हैं, जो निजी संपत्ति है और जो निजी परिवार है, इन दोनों जो बाधाओं को साम्यवाद के द्वारा दूर किया जाए। इन दोनों बाधाओं को किसके द्वारा दूर किया जाए? साम्यवाद के द्वारा दूर किया जाए। और साम्यवाद से दूर रखने का उनका कारण क्या था कि जो प्लेटो है, प्लेटो ये चाहते थे कि जो अभिभावक वर्ग है और जो संरक्षक वर्ग है, अभिभावक वर्ग मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, अभिभावक वर्ग उन्होंने कहा था सैनिक वर्ग को और संरक्षक वर्ग उन्होंने कहा था दार्शनिक वर्ग को। ठीक है, जो दार्शनिक शासक की अवधारणा है वो भी देखेंगे हम। दार्शनिक वर्ग को उन्होंने संरक्षक वर्ग कहा था। तो जहां भी मैं अभिभावक वर्ग और संरक्षक वर्ग बोलूं तो आप लोगों को समझ जाना है कि किस वर्ग के बारे में बात हो रही है। उनका कहना था कि देखिए, जो निजी संपत्ति और निजी परिवार है, ये प्रमुख बाधाएं होती हैं जो कि दार्शनिक वर्ग और जो संरक्षक वर्ग है, इन दोनों वर्गों के मार्ग में बाधाएं हैं। इन दोनों को अपना कार्य ढंग से नहीं करने देती है। और इन दोनों वर्गों के लिए इन्होंने निजी संपत्ति और निजी परिवार के बारे में साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। वो देख लेते हैं आज क्या है साम्यवाद का सिद्धांत। अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं उनके साम्यवाद सिद्धांत का अर्थ क्या था। किस तरह के सिद्धांत को उन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत कहा था? प्लेटो का मानना था कि देखिए, जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है, शासक और सैनिक वर्ग, इन दोनों के लिए ना तो निजी संपत्ति होनी चाहिए और न ही निजी परिवार। ना तो निजी संपत्ति होगी दोनों वर्गों के पास, ना ही निजी परिवार होगा, अपना परिवार होगा। समाज में जो भी किसी के बच्चे होंगे, ठीक है, किसी की पत्नी होगी, उस पर संपूर्ण समाज का अधिकार होगा, केवल एक अकेले व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। जो भी पूरा समाज है, जो भी कोई एक राज्य है, उस राज्य में जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, जितने भी युवक होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे और जितनी भी महिलाएं होंगी, उन सब पर सबका समान अधिकार होगा। ठीक है, और ये किसके नियंत्रण में होंगे? ये सब राज्य के नियंत्रण में होंगे। जो विवाह होगा, विवाह हो या ना हो, लेकिन जो स्त्री पुरुष संबंध हैं, उनका अर्थ सिर्फ कितना होगा? उनका सिर्फ अर्थ इतना होगा कि वो राज्य के लिए शक्तिशाली संतानें पैदा करें। स्त्री पुरुष संबंध सिर्फ इस आधार पर बनेंगे कि वो लोग जो राज्य है, राज्य के लिए शक्तिशाली संतानें पैदा करेंगे। उसके बाद जो दोनों वर्ग है, अभिभावक और संरक्षक, मैं बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होगा तो मैं दोनों वर्ग बोलूंगी। ठीक है, दोनों वर्ग जो हैं वो एक साथ रहेंगे, एक साथ बैरक में रहेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है, एक ही जगह पर खाना खाएंगे, जिससे कि उनमें परस्पर एकता का जो भाव है, एकता का भाव उत्पन्न हो। जहां संरक्षक अभिभावक वर्ग आएगा वहां दोनों वर्ग बोलूंगी मैं, और जहां पुरुष या महिला के संबंध आएंगे वहां मैं जोड़े के रूप में आपको बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद फिर इन वर्गों को, ठीक है, जो ये दोनों वर्ग है, जो ये बैरक में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, इन वर्गों को जो उत्पादक वर्ग है, वो उत्पादक वर्ग अपनी जिसकी जो उसके उपज होगी, उस उपज का एक हिस्सा, एक निश्चित हिस्सा प्रदान करेगा, जिससे कि उनकी जो खान पान की या जो भी उनकी निजी आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो सके। फिर इस तरीके से ये व्यवस्था क्या होगी? ये सामूहिक रूप से सामूहिकता की जीवन व्यवस्था होगी, जिसमें कि संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद, पत्नियों का साम्यवाद, ये सिद्धांत महत्वपूर्ण रूप से कार्य करेंगे। ठीक है,
तो देखिए साम्यवाद के सिद्धांत से उनका अर्थ क्या था कि जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग और संरक्षक वर्ग, शासक वर्ग और अभिभावक वर्ग, इन दोनों वर्गों के पास ना तो अपनी कोई संपत्ति होगी, निजी संपत्ति भी नहीं होगी, निजी परिवार भी नहीं होगा। ठीक है, जो राज्य है, राज्य में जो किसी का पति होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, ये पूरे समाज के, इन पर पूर्ण समाज का अधिकार होगा और इन पर जो नियंत्रण होगा, नियंत्रण राज्य का होगा। फिर जो विवाह है, विवाह या स्त्री पुरुष संबंधों का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य राज्य के लिए शक्तिशाली संतानें पैदा करना होगा और कोई उद्देश्य नहीं होगा। फिर दोनों वर्ग एक साथ रहेंगे बैरक में, एक साथ खाना खाएंगे, इससे उनमें क्या होगा, इससे उनमें एकता का भाव उत्पन्न होगा। जो ये दोनों वर्ग हैं, इन दोनों की जो आवश्यकताएं हैं, इनकी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग अपने उपज का एक भाग प्रदान करेगा और इस तरीके से ये एक कैसी व्यवस्था होगी, ये सामूहिकता के जीवन की व्यवस्था होगी जिसमें कि संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि प्लेटो के लिए इस सिद्धांत के प्रेरणा स्रोत कौन कौन से थे, उन्होंने कहां से प्रेरणा ली थी इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने की। तो देखिए वैसे तो कई प्रेरणा स्रोत है, लेकिन हम मुख्य रूप से स्पार्टा नगर को ही देखेंगे, जो हमने कल शिक्षा के सिद्धांत में भी देखा था। जो स्पार्टा नगर है, स्पार्टा नगर में उस समय ये व्यवस्था थी कि वहां पर जो व्यक्ति थे, ठीक है, जितने भी नागरिक थे, वो नागरिक एक साथ रहते थे, एक साथ निवास करते थे, एक साथ भोजन करते थे। स्त्री पुरुष सभी सैनिक वर्ग में शामिल हो सकते थे या दार्शनिक वर्ग में शामिल हो सकते थे। स्त्री पुरुष को वहां समान अधिकार प्राप्त थे। जो बच्चे थे, बच्चों पर 7 वर्ष की आयु में राज्य का नियंत्रण हो जाता था। जो उत्पादक वर्ग था, वो अपनी आय का एक निश्चित भाग, या अपनी आय आप यहाँ पे मान लीजिए, या अपना जो उत्पादन करता था वो, जो भी उसकी उपज होती थी, उस उपज का एक निश्चित भाग वो राज्य को दे देता था। और एक वहां पर क्रीट नामक नगर भी था। ठीक है, यूनान में एक क्रीट नगर था जहां पर सामूहिक रूप से खेती होती थी। तो इन सभी चीजों का जो प्लेटो है, प्लेटो के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था। इन सभी से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा था। ठीक है, ये उनके प्रेरणा स्रोत है साम्यवाद के सिद्धांत के लिए। ठीक है, स्पार्टा और क्रीट नगर, इसके अलावा और भी कुछ है पर वो मैंने रखे नहीं है जानबूझ के। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से प्रकार बताए थे साम्यवाद के। हमें पता चल गया कितने प्रकार थे, 2 प्रकार थे। कौन कौन से, एक तो संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा पत्नियों का साम्यवाद। तो सबसे पहले तो आज हम देखते हैं संपत्ति का साम्यवाद। संपत्ति के साम्यवाद में उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि तो देखिए, जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है, इन दोनों का अपना निजी घर नहीं होगा, परिवार नहीं, और निजी संपत्ति भी नहीं होगी। ये दोनों वर्ग बैरक में निवास करेंगे, बैरक में निवास करेंगे जो कि राज्य के द्वारा बनाया जाएगा। फिर जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग इस वर्ग को केवल इतने साधन देगा जिससे कि ना तो वो साधन इनके पास कम पड़े और न ही बच जाए, कि केवल बस इतने ही साधन देगा उत्पादक वर्ग इन्हें जिनसे कि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, बस बचने भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं पड़ने चाहिए। फिर सामूहिक रूप से ये भोजन करेंगे और जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, जो बहुमूल्य धातुएं हैं या बहुमूल्य वस्तुएं हैं, इनको छूना भी इनके लिए निषेध था। ठीक है, ये उन्हें छू भी नहीं सकते थे, ताकि क्योंकि प्लेटो के मन में ये डर था कि अगर छुएंगे, देखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे उनके मन में लालच पैदा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद किसी भी प्रकार की चल अचल संपत्ति वो नहीं रखेंगे, केवल देश सेवा की भावना से काम करेंगे। ठीक है, और इसी में इनकी मुक्ति है कि वो राज्य के रक्षक बन जाएं। अब देखिए, इसके साथ साथ उनका कहना था कि अगर कोई दार्शनिक या फिर कोई सैनिक, कोई दार्शनिक वर्ग या सैनिक वर्ग अगर ये सारी चीजें मान रहा है तो ठीक है, लेकिन यदि वे भूमि और धन का अर्जन करने लगे, जोड़ने लगे अपने पास, तो वो क्या करेंगे, उन्हें जो अन्य नगरवासी है, दूसरे जो नगरवासी हैं, उनसे नफरत हो जाएगी, उनके साथ वो प्रपंच करेंगे, द्वेष भावना से काम लेंगे और ये राज्य के रक्षक बनने के बजाय निरंकुश शासक बन जाएंगे और राष्ट्र सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त करेंगे। संपत्ति के साम्यवाद से उनका अर्थ था कि देखिए, जो सैनिक वर्ग है और जो शासक वर्ग है, जिसमें उन्होंने दार्शनिक शासक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बताई थी,
ये वर्ग क्या करेगा, इस वर्ग का ना तो अपना कोई निजी घर होगा, ना परिवार होगा, ना अपनी कोई निजी संपत्ति होगी। और ये सब कहने का उनका क्या मतलब था, ये सिद्धांत देने का उनका क्या क्या अर्थ था कि देखिए, अगर कोई शासक है, उसके पास अपना घर है, अपना परिवार है, अपनी संपत्ति है, तो वो क्या करेगा, वो जो राज्य सेवा से संबंधित कार्य हैं, उन कार्यों के साथ वो न्याय नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं जो वो कार्य करेगा, उन कार्यों को करने में उसका या तो परिवार आड़े आएगा या फिर उसका अपना स्वार्थ आड़े आएगा। ठीक है, वो व्यक्ति को स्वार्थी नहीं बनाना चाहता था, इन दोनों वर्गों को स्वार्थी नहीं देखना चाहता था वो। तो ये लोग बैरक में निवास करेंगे, वो बैरक राज्य के द्वारा बनाए जाएंगे, अपने आप नहीं बनाएंगे ये बैरक को भी। ठीक है, जो उत्पादक वर्ग होगा, जो इन्हें साधन देगा, वो केवल इतने साधन देगा जिससे कि वो साधन ना तो इनके पास कम पड़े और ना ही वो साधन इनके पास बच जाए। उसके बाद सामूहिक रूप से ये भोजन करेंगे। जो कीमती चीजें हैं, ठीक है, कीमती धातुएं या जो कीमती चीजें हैं, जैसे सोना चांदी हो गई, ठीक है, इन्हें छूना इनके लिए निषेध था, ये उन्हें छू नहीं सकते थे। अचल संपत्ति ये कोई नहीं रखेंगे, देश सेवा की भावना से काम करेंगे, और जब ये देश सेवा की भावना से काम करेंगे तो ये राज्य के संरक्षक बनेंगे और राज्य के जो विकास है, राज्य को विकास की ओर लेकर जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ही साथ में उनका ये भी कहना था कि यदि ऐसा हुआ कि जो ये वर्ग हैं, ये वर्ग कभी भूमि या धन का अर्जन करने लगे, अपने पास भूमि या धन इकट्ठी करने लगे, तो ये क्या करेंगे, ये जो राज्य के अन्य निवासी हैं उनसे नफरत करने लगेंगे, उनके साथ में छल कपट करने लगेंगे, उनके साथ द्वेष भावना से काम करने लगेंगे, और फिर ये क्या होगा, ये राज्य की रक्षा करने के बजाय निरंकुश शासक बन जाएंगे, और इस तरीके से ये राष्ट्र के सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त करेंगे, राष्ट्र को सर्वनाश की ओर लेकर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इस सिद्धांत के साथ में उन्होंने फिर इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए थे। वो पक्ष में तर्क क्या थे वो देख लेते हैं। 4 आधार बताए हैं, कौन कौन से, मनोवैज्ञानिक, दूसरा नैतिक, तीसरा दार्शनिक और चौथा है राजनीतिक व व्यवहारिक। ठीक है, इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था संपत्ति का साम्यवाद, उसके बारे में, उसके पक्ष में इन्होंने 4 तर्क दिए थे। वो 4 तर्क देख लेते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहले देखते हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने क्या तर्क दिया था। उनका कहना था कि देखिए, ये जो दोनों वर्ग हैं, दोनों वर्ग मतलब अभिभावक और संरक्षक वर्ग, इनके निश्चित उत्तरदायित्व हैं, और निश्चित उत्तरदायित्व के किस आधार पर है, इनके गुणों के आधार पर है, कुछ गुणों के आधार पर इनके निश्चित उत्तरदायित्व है। अब ये जो दोनों वर्ग है, ये दोनों वर्ग अगर निजी संपत्ति रखने लगे, निजी संपत्ति रखने से क्या होगा, ये दोनों वर्ग स्वार्थी बनेंगे। स्वार्थी बनेंगे तो ये अपने जो इन गुणों के आधार पर इनके निश्चित उत्तरदायित्व हैं, इनसे ये अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पाएंगे। ये है मनोवैज्ञानिक आधार, कि जो ये दोनों वर्ग हैं, इन दोनों वर्गों के कुछ ना कुछ निश्चित उत्तरदायित्व हैं, कुछ इन्हें निश्चित काम सौंपे गए हैं, और ये काम इन्हें किस आधार पर सौंपे गए हैं, इनके गुणों के आधार पर सौंपे गए हैं। लेकिन अगर ये वर्ग निजी संपत्ति रखने लगे, तो निजी संपत्ति रखने से क्या होगा, ये दोनों वर्ग स्वार्थी बन जाएंगे, और स्वार्थी बन जाएंगे तो उन्हें जो उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, जो उन्हें काम सौंपे गए हैं, उन कामों को वो सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, उनमें बेईमानी का गुण आ जाएगा। ठीक है, जो कि राज्य के हित के लिए सही नहीं है, राज्य के अहित के लिए है। ठीक है, राज्य का अहित कर सकता है, और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति इन दोनों वर्गों के पास में नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया मनोवैज्ञानिक आधार। अब दूसरा देख लेते हैं नैतिक आधार। नैतिक आधार क्या है कि जो प्लेटो है, वो जो मानव का अस्तित्व है, मानव अस्तित्व के बारे में वो ये बात स्वीकार नहीं करते कि मानव का अस्तित्व केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए है। ठीक है, कि मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, बाकी दुनिया कहीं भी जाए। मानव का अस्तित्व इसलिए नहीं है, बल्कि मानव अस्तित्व को वो किस रूप में स्वीकार करते हैं कि मानव को कुछ कर्तव्य दिए गए हैं और उनका वो पूरी निष्ठा से पालन करे। नैतिक आधार यही था कि जो मानव अस्तित्व है, मानव अस्तित्व केवल स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्ति अपना लाभ देखे, स्वार्थ के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि जो मानव का अस्तित्व है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर है, जो कि व्यक्ति को सौंपे गए हैं, उसकी आत्मा के आधार पर मिले हैं। फिर दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार में उनका कहना था कि जो शासक वर्ग है, वो जो उसके कार्य में बाधक प्रलोभन है, ठीक है, उसके कार्य में जो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, उनसे दूर रहे। ठीक है, उनसे दूर रहने का प्रयास करे। कैसे? जैसे कि जो एक सन्यासी होता है वो सांसारिक मोह से दूर हो जाता है, कि जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग उसे अपने कार्य बेहतर ढंग से करने हैं, उसे अपने कार्य विवेक से करने हैं, साहस से करने हैं, और इन कार्यों में वो क्या करे, इन कार्यों को करने के लिए वो वर्ग ऐसी बाधाओं से दूर रहे जो कि
उसके कार्य में बाधक हो सकती है। और ऐसी बाधक क्या है? संपत्ति इन कार्यों में बाधक है, क्योंकि अगर शासक के मन में संपत्ति का लालच आ गया तो क्या वो शासन कार्य पूर्ण ईमानदारी के साथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि शासक वर्ग को क्या करना है? शासक वर्ग को क्या करना है? संपत्ति से दूर रहना है। और बिल्कुल वो संपत्ति से उसी तरीके से दूर रहे जिससे कि जो सन्यासी वर्ग है, सन्यासी लोग होते हैं, वो किससे दूर रहते हैं? सांसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा आधार। फिर देख लेते हैं राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार पर उनका कहना था कि देखिए, अगर जो राज सत्ता है और जो निजी संपत्ति है, राज सत्ता और निजी संपत्ति, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो इसका जो शासक वर्ग है उस पर क्या पड़ता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे जो शासक वर्ग है वो धन की लालसा के लिए जो सत्ता है उसका दुरुपयोग कर सकता है। यह है राजनीतिक आधार। उन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में जो राजनीतिक आधार दिया है कि जो राजनीतिक आधार में हम देखते हैं कि जो सत्ता है और जो निजी संपत्ति है वो दोनों अगर आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, एक नेता है, नेता के पास सत्ता भी है और उसके पास निजी संपत्ति भी है, तो इससे क्या होता है? इससे जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों बुरा प्रभाव पड़ता है? क्योंकि इस वर्ग में धन की लालसा, धन की इच्छा पैदा होती है, धन का लालच पैदा होता है और इससे वो सत्ता का जो है, सत्ता का दुरुपयोग करने लगते हैं। ठीक है, ये दिए थे उन्होंने पक्ष में तर्क अपने सिद्धांत के। अब देख लेते हैं संपत्ति साम्यवाद के उद्देश्य उन्होंने क्या क्या बताए थे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इनका उद्देश्य था, इनका उद्देश्य संपत्ति का साम्यवाद करने का केवल क्या था? सार्वजनिक हित में शासन के लिए उनका उद्देश्य था। ठीक है, वो चाह रहे थे कि जो शासन कार्य है वो शासन कार्य सार्वजनिक हित में हो, किसी एक व्यक्ति के हित में ना हो। दूसरा, अभिभावक वर्ग हेतु कार्य कुशलता। ठीक है, कि जो प्लेटो है, प्लेटो की मान्यता ये थी कि अगर शासक वर्ग के पास संपत्ति इकट्ठा हो जाएगी, निजी संपत्ति का उन्हें लालच हो जाएगा, तो वो अपने कार्य में कुशल नहीं हो पाएंगे। वो जो उनके उद्देश्य हैं, जो उनको कर्तव्य दिए हैं, उन कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न नहीं कर पाएंगे। फिर थर्ड है राज्य एकता। राज्य एकता के रूप में उनका उद्देश्य हम कैसे देख सकते हैं कि जब सभी व्यक्ति एक स्थान पर रहेंगे, एक स्थान पर खाना खाएंगे, एक ही स्थान पर अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे जो राज्य के व्यक्ति है, राज्य के व्यक्तियों में एकता का भाव उत्पन्न होगा। और हमें साम्यवाद के सिद्धांत में ये बात याद रखनी है कि इन्होंने उत्पादक वर्ग को इस सिद्धांत से बाहर रखा था। ठीक है, उत्पादक वर्ग साम्यवाद के सिद्धांत में शामिल नहीं था। फिर इनके सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं। आलोचनाएं देख लेते हैं किस किस आधार पर की गई है। अभी हम सिर्फ संपत्ति के साम्यवाद की देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका जो शिष्य था अरस्तु ने ही इनके सिद्धांत की आलोचनाएं की है। किन आधारों पर की है? कि जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत मानवीय प्रकृति के अनुकूल नहीं है। क्यों अनुकूल नहीं है? कि देखिए, जो व्यक्ति है, व्यक्ति की ये प्रवृत्ति होती है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो निजी संपत्ति प्राप्त करे और इस प्रवृत्ति को किसी भी व्यक्ति से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, व्यक्ति की ये प्रवृत्ति रहती है कि वो निजी संपत्ति प्राप्त करे, अपने पास ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करे। तो पहले आधार तो ये हो गया इनकी आलोचना का। दूसरा, जो संपत्ति है, संपत्ति की जो साझी व्यवस्था इन्होंने बताई है कि सभी व्यक्तियों की साझी व्यवस्था है, तो ये क्या करती है? ये समाज कल्याण में वृद्धि नहीं करती है। कैसे वृद्धि नहीं करती है संपत्ति सामाजिक कल्याण में? कि देखिए, जब व्यक्ति के पास निजी संपत्ति होती है तो निजी संपत्ति से वो कोशिश करता है कि कुछ समाज के कल्याण के लिए कार्य करे। ठीक है, किसी को दान दे, किसी के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य कर दे। लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति होगी ही नहीं तो वो कैसे समाज कल्याण में वृद्धि करने का प्रयास कर सकता है? कैसे वो परोपकारी कार्य करने की कोशिश कर सकता है? ठीक है, परोपकारी कार्य भी इसी में शामिल होंगे। ठीक, फिर व्यक्तिगत संपत्ति, इसमें क्या आएगा कि देखिए, जब व्यक्ति व्यक्तिगत संपत्ति प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो लगन से किसी भी क्षेत्र में प्रतियोगिता करेगा कि बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा? इससे उसके अंदर गुणों का विकास होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा। जबकि जो साझी संपत्ति इन्होंने बताई है, साझी व्यवस्था बताई है, साझी व्यवस्था के आधार पर तो व्यक्ति कोशिश करेगा ही नहीं कि मैं दूसरे से बेहतर कार्य कर दूं, मैं तीसरे से बेहतर कार्य कर दूं। वो तो कहेगा कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है। फिर व्यक्तिगत इच्छाएं, उसने कहा था, अरस्तु ने ये आलोचना की थी कि देखिए, जो प्लेटो है, प्लेटो ने राज्य की इच्छा के ऊपर, राज्य इच्छा पर जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं इनकी बलि चढ़ा दी है। कि राज्य इच्छा को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है और जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, व्यक्तिगत इच्छाओं को इन्होंने इग्नोर कर दिया है, व्यक्तिगत इच्छाओं की ओर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये तो हो गई अरस्तु द्वारा इनके संपत्ति के सिद्धांत की आलोचना। अब कुछ अन्य आलोचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले सद्गुण विकास में बाधक।
सद्गुण विकास में बाधक कैसे हैं कि जो लोगों में दया, दान, परोपकार इस तरह के जो गुण आते हैं वो गुण नहीं विकसित हो पाएंगे। निजी संपत्ति किसी के पास नहीं होगी, जब निजी संपत्ति नहीं होगी तो वो दान कहाँ से कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो गुण हैं, इस तरह के गुणों का विकास व्यक्ति के अंदर नहीं होगा। दूसरा अर्धसाम्यवाद। अर्धसाम्यवाद में हम क्या समझ सकते हैं कि देखिए जो ये व्यवस्था है, इन्होंने ये व्यवस्था केवल 2 वर्गों पर तो लागू कर दी है, ठीक है, सैनिक वर्ग पर और शासक वर्ग पर, लेकिन उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं की है। तो इसलिए क्या है, ये अर्धसाम्यवाद है। तपस्यात्मक कैसे है कि जो आप कह रहे हो कि जो निजी संपत्ति है वो शासक की नहीं होनी चाहिए, सैनिक की नहीं होनी चाहिए, ये केवल एक तपस्वी व्यक्ति का काम हो सकता है। इतना कठोर नियंत्रण कोई व्यक्ति नहीं मान सकता। एक पक्षीय कैसे है कि इसने जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति के इन्होंने दोष तो देख लिए निजी संपत्ति के, लेकिन इन्होंने गुण नहीं देखे हैं, ठीक है। निजी संपत्ति के कुछ गुण भी होते हैं, लेकिन गुणों की इन्होंने अवहेलना कर दी है और केवल निजी संपत्ति के दोषों के आधार पर अपना संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत इन्होंने दे दिया है। तो इन आधारों पर जो प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद सिद्धांत है, इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। लेकिन जो समाज में इस सिद्धांत का जो वर्तमान समय में भी महत्व है, वो महत्व क्या है कि ये सिद्धांत समाज में भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली जो प्रवृत्तियां हैं उन्हें कम करने का प्रयास करता है, क्योंकि समाज में जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सबसे प्रमुख वस्तु है वो धन ही है, वो संपत्ति है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पत्नियों का साम्यवाद के बारे में, उनका क्या कहना था, ठीक है, जो दूसरा सिद्धांत है उनका। अब देखिए इस सिद्धांत में हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। इसमें जो उन्होंने इस सिद्धांत को बनाने के लिए जो तर्क दिया था कि अगर पारिवारिक संस्था का अंत नहीं किया तो जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसका अंत करने के आपके जो प्रयास होंगे वो निरर्थक होंगे। कि अगर आप जो पारिवारिक संस्था है, पारिवारिक संस्था को हटाए बिना, पारिवारिक संस्था का उन्मूलन किए बिना आप सोच रहे हैं कि निजी संपत्ति का जो साम्यवाद है वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास भी निरर्थक होंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं सफल हो पाएंगे? क्योंकि देखिए जो उन्होंने परिवार और विवाह, ये जो दोनों संस्थाएं हैं, इन दोनों संस्थाओं को उन्होंने संपत्ति के निजी रूप माना है कि ये किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति है। परिवार और विवाह ये भी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति है। जरूरी नहीं कि केवल धनी निजी संपत्ति है, बल्कि परिवार और विवाह भी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति है। और जब तक निजी संपत्ति रहेगी, समाज में लालच और ईर्ष्या को बढ़ावा मिलता रहेगा, और इसीलिए इसे भी समाप्त करना जरूरी है। परिवार को भी समाप्त करना जरूरी है, ठीक है। परिवार की प्रथा या फिर पत्नियों की जो प्रथा है, इसे भी समाप्त करना जरूरी है। अब देखिए जो इनका पत्नियों का साम्यवाद का सिद्धांत था, उस सिद्धांत में इन्होंने इनका क्या कहना था, मुख्य रूप से सिद्धांत क्या था वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये राज्य को एक परिवार के रूप में देख रहे थे। उनका मानना था कि जो राज्य है, राज्य भी एक परिवार ही है, और जब राज्य इतना बड़ा परिवार आपके पास है तो आपको छोटे परिवार की जरूरत नहीं है। इसमें वो नारी सुधार, अच्छी संतान उत्पत्ति आदि की अपेक्षा कर रहे थे। ये तो है उनका राज्य परिवार के रूप में जो देख रहे थे, वो हो गया एक। दूसरा तर्क उनका था स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर। इसमें उनका कहना था कि जो संरक्षक वर्ग है, जो दार्शनिक वर्ग है, उसकी अपनी कोई पत्नी नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में पत्नियों का समाजीकरण होना चाहिए, ठीक है। कि जितनी भी समाज में किसी की पत्नियां हैं वो सबकी पत्नियां हैं, किसी एक की पत्नी नहीं है। और ये जो समाजीकरण होगा, इस समाजीकरण में जो स्त्री पुरुष हैं वो एक ही बैरक में रहेंगे। इनमें से जो लोग युद्ध कला में या सार्वजनिक सेवा में, चाहे उसमें स्त्री हो चाहे उसमें पुरुष हो, ठीक है, युद्ध कला या सार्वजनिक सेवा में जो लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे वो लोग अधिकाधिक संतान पैदा करेंगे, ठीक है। उन्हीं के जोड़े बनाए जाएंगे और वो जोड़े क्या हैं, अधिकाधिक संतान पैदा करेंगे। इसमें जो स्त्री होगी और जो बच्चे होंगे, स्त्री और बच्चे, इन दोनों पर पूरे समाज का अधिकार होगा। थर्ड है जो बच्चे हैं, बच्चों का जो पालन पोषण होगा वो राज्य द्वारा किया जाएगा, लेकिन राज्य द्वारा केवल उन्हीं बच्चों का पालन पोषण किया जाएगा जो कि राज्य की अनुमति से पैदा होंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा समाज में ऐसा पैदा होता है जो कि जिसे कि राज्य की अनुमति नहीं है, तो या तो राज्य उसका पालन पोषण नहीं करेगा, ठीक है, उसके पालन पोषण के लिए कोई सहायता नहीं देगा, या ऐसे बच्चे का गर्भपात करा दिया जाएगा, या फिर ऐसे बच्चे को कहीं ऐसी जगह पर जो जिस जगह का ना पता हो, ठीक है, किसी अज्ञात जगह पर उसे जाकर गाड़ दिया जाएगा। फिर इसमें उन्होंने संतानोत्पत्ति की आयु बताई है
ये आयु उन्होंने जो महिला है, महिला के लिए 20 से 40 वर्ष रखी है, और जो पुरुष है, पुरुष के लिए 25 से 55 साल तक, 55 वर्ष आयु तक। और इसमें उनका तर्क क्या था इस आयु के बारे में, कि इस आयु के जो जोड़े होते हैं वो अच्छी संतानोत्पत्ति करते हैं, कि वो श्रेष्ठ नस्ल की संतान पैदा करते हैं। फिर फोर्थ आएगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ फोर्थ, कि जो संबंध हैं, समाज में जो संबंध हैं, संबंध इस आधार पर नहीं होंगे कि एक व्यक्ति मेरा पिता है, या एक व्यक्ति मेरा बेटा है, या एक व्यक्ति मेरी बेटी है, या एक व्यक्ति मेरी बहन है, या एक महिला मेरी पत्नी है। संबंध किस आधार पर होंगे, कि जो एक पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने जब शादी की है, ठीक है, या किसी स्त्री पुरुष से उनका संबंध स्थापित हुआ है, तो उसके जो 10 माह बाद के जो बच्चे होंगे वो सारे बच्चे उस पीढ़ी के लोगों के होंगे, ठीक है, एक पीढ़ी के लोगों के माने जाएंगे। बहन भाई का कोई रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चों को 7 वर्ष की आयु में ही राज्य ले लेगा और राज्य में ही उनका पालन पोषण होगा। माँ को नहीं पता होगा कि मेरा बच्चा कौन सा है, बहन को नहीं पता होगा कि मेरा भाई कौन सा है। तो जो रक्त संबंध हैं, रक्त संबंध राज्य में नहीं होंगे। यही जो उनका सिद्धांत था पूरा, यही था उनका पत्नियों के साम्यवाद का सिद्धांत। मुख्य रूप से हम देख लेते हैं सारी चीजें एक बार और, कि जो पत्नियों के साम्यवाद है उसमें उन्होंने बताया था कि जो राज्य है, पूरे राज्य को उन्होंने परिवार के रूप में देखा था, ठीक है, कि एक परिवार में जैसे पत्नी पति भाई बहन सब होते हैं, उसी प्रकार जो राज्य है, राज्य परिवार का ही बड़ा रूप है, राज्य को ही परिवार का बड़ा रूप उन्होंने करने की बात कही थी। और उनका कहना था कि जो ये रूप होगा, जब परिवार इतना बड़ा परिवार जो राज्य के रूप में, जब इतना बड़ा परिवार हमारे पास है, तो हमें छोटे परिवार की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्देश्य उन्होंने माना है नारी सुधार को, हालांकि ये नारी सुधार के रूप में नहीं है, ठीक है, क्योंकि नारियों की जो व्यवस्था उन्होंने बताई है वो नारी सुधार तो बिल्कुल नहीं हो सकती, कि ये नारी सुधार के रूप में उन्होंने बताया था। और उनका एक उद्देश्य ये था इस व्यवस्था को बताने का, कि जिससे कि राज्य में अच्छी संतानें पैदा हो सके, जो कि राज्य को प्रगति के पथ पर लेकर जाए, ठीक है, ये उनकी अपेक्षा थी। दूसरा, उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में बताया था कि जो संरक्षक वर्ग है उसकी अपनी निजी कोई पत्नी नहीं होगी, समाज में जितनी पत्नियां होगी सारी पत्नियां उनकी होगी, सारी पत्नियों पर उसका अधिकार होगा, ठीक है, सबका समाजीकरण होगा। जो एक वर्ग है वो एक वर्ग एक बैरक में निवास करेगा, एक साथ रहेंगे, स्त्री पुरुष एक साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो व्यक्ति युद्ध कला में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, सार्वजनिक सेवा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उनके जो बच्चे होंगे वो अधिकाधिक संतान पैदा करेंगे, ठीक है। और स्त्री और जो बच्चे होंगे उन पर पूरे समाज का अधिकार होगा, केवल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। जो बच्चे होंगे वो राज्य की अनुमति से पैदा होंगे, उनका पालन पोषण भी राज्य द्वारा किया जाएगा। जो बच्चे राज्य की अनुमति से पैदा नहीं होंगे उनका जो पालन पोषण है या तो राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा, या उनका गर्भपात करा दिया जाएगा, या फिर उन बच्चों को, अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हो भी गया है जिसको पैदा करने में राज्य की अनुमति नहीं थी, तो उसे अज्ञात जगह पर जाकर गाड़ दिया जाएगा, ठीक है। संतान उत्पत्ति की आयु इन्होंने बताई है कि महिला की आयु 20 से 40 वर्ष और पुरुष की आयु 25 से 55 वर्ष। और जो ये आयु है, ये आयु उन्होंने क्यों बताई थी कि यही एक आयु है जिससे कि अच्छी ये श्रेष्ठ नस्ल की संतानें पैदा हो सकती है। संबंध ज्ञान के बारे में उनका कहना था कि देखिए, रक्त संबंध समाज में कोई नहीं होगा, ठीक है। जो एक पीढ़ी के व्यक्ति हैं, अगर वो माता पिता की भूमिका में हैं, या तो माँ बाप होंगे या फिर दादा दादी होंगे, इस तरीके से चलेंगे ये सारे संबंध जो हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यही था उनका क्या, पत्नियों का साम्यवाद सिद्धांत। अब इसके पक्ष में उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं, कि मैंने जो ये सिद्धांत दिया है इस सिद्धांत के पक्ष में उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं, वो तर्क देख लेते हैं कौन कौन से तर्क हैं। पक्ष में इन्होंने 3 तर्क दिए हैं, एक तो राजनीतिक, दूसरा नैतिक और तीसरा सुप्रजनन का, ठीक है। ये 3 तर्क दिए इन्होंने। देखिए, राजनीतिक तर्क में उनका कहना था कि जो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी यूनान में, उस समय की सामाजिक व्यवस्था में क्या थी कि जो स्त्रियां घरों के अंदर रहती थी, ठीक है, और उनका जो काम होता था, उनका काम केवल बच्चों का पालन पोषण होता था। अब जो प्लेटो ने सिद्धांत दिया है, अपने सिद्धांत में उन्होंने तर्क दिया है कि इससे क्या हो रहा है, इससे जो समाज है हमारा, जो राज्य है, इसमें जो आधी आबादी है उसकी जो योग्यता है वो योग्यता बर्बाद हो रही है।
ठीक है। अगर आप पत्नियों का साम्यवाद कर देंगे, अगर आप पूरे समाज में साम्यवाद कर देंगे तो इससे क्या होगा, इससे स्त्रियां केवल अपनी जो एक निश्चित भूमिका उनकी तय कर दी गई है उस भूमिका से निकलकर वो क्या करेंगी, वो राज्य कार्यों में योगदान दे पाएंगी। क्यों योगदान दे पाएगी? क्योंकि उन्हें ये चिंता नहीं होगी कि घर पे मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा। ठीक है, वो उन्हें पता है कि बच्चे राज्य के नियंत्रण में हैं और राज्य के नियंत्रण में होने के कारण वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। फिर इन्होंने स्त्री पुरुष में लिंग भेद स्वीकार किया था, लेकिन इनका कहना था कि ये जो भेद है, ये भेद राज्य कार्यों के संचालन में, शासन कार्य संचालन में बाधा नहीं है, इसलिए महिलाएं भी शासन कार्यों का संचालन कर सकती हैं। तीसरा इन्होंने तर्क दिया है कि मैंने जो अपना ये सिद्धांत दिया है उससे परिवार की कैद से महिलाओं को मुक्त कराने का प्रयास किया है। ये थे क्या, राजनीतिक आधार पर जो उन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में तर्क दिए थे कि जो समाज की आधी आबादी है उसकी योग्यता बर्बाद हो रही है, उसकी योग्यता बर्बाद नहीं होने देनी चाहिए, बल्कि उसको शासन कार्यों में संचालन का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, जब वो उसे ये चिंता नहीं होगी कि घर पे कौन है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जब उसे पता होगा कि जो बच्चे हैं वो राज्य के संरक्षण में पल रहे हैं तो वो राज्य कार्यों में बेहतर योगदान दे सकेगी। लिंग भेद को उन्होंने स्वीकार किया था, लेकिन उनका कहना था कि जो ये लिंग भेद है ये राज्य के कार्य के संचालन में बाधा नहीं है। फिर परिवार की कैद से निकलकर उन्होंने महिलाओं को मुक्त करने का प्रयास किया था। ये तर्क दिया उन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में, राजनीतिक तर्क। दूसरा नैतिक तर्क। नैतिक आधार इनका वही है कि जो व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति की, अगर एक व्यक्ति की एक ही पत्नी होगी तो उसे क्या होगा, उसे परिवार का मोह होगा, और ये परिवार का मोह कैसा होगा, ये परिवार का मोह शासन कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये था कौन सा, नैतिक तर्क। दूसरा फिर सुप्रजनन का उन्होंने के बारे में तर्क दिया था। तो उनका कहना था कि देखिए जो तत्कालीन समाज है, तत्कालीन यूनान है, उस समय यूनान में जो बच्चे पैदा हो रहे थे या जो संतानें उत्पन्न हो रही थी वो राज्य कार्यों में किसी प्रकार से भी सहयोगी नहीं थी, और इसीलिए प्लेटो का तर्क था कि जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य के लिए श्रेष्ठ नागरिक होने आवश्यक हैं। ठीक है, आदर्श राज्य के लिए श्रेष्ठ नागरिक होने आवश्यक हैं, जिसके लिए योग्य स्त्री पुरुष होने चाहिए जो कि श्रेष्ठ नागरिक पैदा कर सके। और इन योग्य स्त्री पुरुष वर्गों में उन्होंने केवल अभिभावक और संरक्षक वर्ग को ही शामिल किया है। अस्थायी विवाह संबंधों को उन्होंने बल दिया है, लेकिन इसमें उन्होंने एक सावधानी की बात कही है कि जो स्त्री पुरुष के जो जोड़े बनाए जाएंगे उनमें गुण और आयु, कि उनमें कौन कौन से गुण हैं और उनकी आयु कितनी है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये है उनका कौन सा, सुप्रजनन का आधार, जिसके पक्ष में उन्होंने तर्क दिया है पत्नियों के साम्यवाद के तर्क में। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब ये हमने देख लिया है कौन सा, पत्नियों का साम्यवाद पक्ष में तर्क भी देख लिए हमने। अब हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि उसके उद्देश्य क्या बताए उन्होंने। अब देखिए इन्होंने उद्देश्य क्या बताए थे अपने पत्नियों के साम्यवाद सिद्धांत के, कि जो नारियां हैं, नारियों के एक तो मुक्ति का इन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, यही मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने राजनीतिक तर्क क्या दिया था कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं केवल घरों तक सिमट कर रह जाती है, केवल बच्चे पालन पोषण करती है, और इससे क्या होता है, इससे जो राज्य है, राज्य की आधी आबादी जो है वो राज्य के कार्यों में योगदान नहीं दे पा रही है, अपनी आधी आबादी की समता का लाभ उठाने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये नारियों की मुक्ति के लिए उन्होंने एक उद्देश्य इनका नारियों की मुक्ति के रूप में देख सकते हैं। दूसरा अभिभावक वर्ग की क्षमता बढ़ना, कि जब जो अभिभावक वर्ग है, जब उसे परिवार की चिंताएं नहीं रहेगी, जब वो पारिवारिक चिंताओं से मुक्त रहेगा, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उसकी जो कार्य क्षमता है उसके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है, थर्ड हम देख लेते हैं नस्ल सुधार। जैसे कि हमने अभी देखा है कि जो जोड़े बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो आयु और गुणों के आधार पर बनेंगे। जो संतान उत्पत्ति होगी वो राज्य की अनुमति से होगी। ठीक है, राज्य की देखरेख में होगी, और इससे क्या होगा, इससे नस्लों में सुधार होगा। फिर फोर्थ हम देख लेते हैं जनसंख्या संतुलन। तो प्लेटो का जनसंख्या संतुलन के बारे में कहना था कि देखिए ये दार्शनिक शासक को तय करना है कि जो राज्य है, राज्य में जनसंख्या न तो ज्यादा हो और न ही कम। दूसरा ये भी उन्हें तय करना है कि राज्य में अगर कोई अकाल आ जाए या बाढ़ या महामारी, इस तरह की अगर कोई स्थिति या आपदा राज्य में आ जाए, तो उससे जो जनसंख्या है वो जितनी कोशिश हो सके वो स्थिर रहे, उसमें घटोतरी या बढ़ोतरी ना हो, चाहे कितनी भी आपदाएं आ जाए। ठीक है, फिर राज्य की जनसंख्या के बारे में उन्होंने बताया था कि कोई भी एक राज्य है उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5040।
5040 ही आता है क्वेश्चन में कि जो प्लेटो है, प्लेटो ने किसी भी राज्य के लिए कितनी जनसंख्या निर्धारित की थी। तो 5040 उन्होंने निर्धारित की थी। इसमें दास शामिल नहीं थे, विदेशी जो लोग थे, विदेशी नागरिक थे, वो इसमें शामिल नहीं थे 5040 में। और 5040 उनके जो इन्होंने ये संख्या दी थी, ये संख्या देने का उनका मतलब था, क्या मतलब था कि जो ये संख्या है 5040, ये 1 से लेके जो 12 तक की गिनती है उसमें केवल 11 को छोड़कर अन्य सभी से ये डिवाइडेड हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इस आधार पर उनका कहना था कि जो 5040 लोग हैं, इन लोगों को आप यदि कभी कर के रूप में या युद्ध के समय पर इन्हें बांटना हो, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना हो, तो आप सरलता से इन्हें 1 से लेकर 12 तक आप इन्हें सरलता से बांट सकते हैं, केवल 11 को छोड़कर। ठीक है, 5040 केवल 11 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी 1 से लेकर 12 तक सबसे डिवाइड हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर कर या युद्ध या किसी भी समय आपको राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटना हो, तो आप इस जनसंख्या को आधार बनाकर राज्यों को बांट सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या को बांट सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जनसंख्या संतुलन का एक उद्देश्य बताया था। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनके सिद्धांत की आलोचनाएं। ठीक है, पत्नियों के साम्यवाद जो सिद्धांत है उसकी आलोचनाएं देख लेते हैं हम क्या क्या हुई है। जो इसके साम्यवाद सिद्धांत के आलोचक है, पत्नियों के साम्यवाद सिद्धांत के आलोचक है, उनका कहना था कि जो परिवार है, परिवार एक ऐतिहासिक अनुभव है। परिवार को केवल आज की या कल की 1-2 दिन की या कुछ समय की बनी हुई संस्था नहीं है, ये इतिहास से, पुराने समय से ये संस्था चली आ रही है। इसको अगर आप समाप्त करना चाहोगे तो ये मानव जो समाज है, मानव समाज के लिए ये हानिकारक होगा। कैसे हानिकारक होगा, इसमें कुछ तर्क दिए गए हैं कि जो परिवार है, परिवार की जो व्यवस्था उत्पन्न हुई है वो किस चीज की परिचायक है, सभ्यता की। ठीक है, वो सभ्यता के बारे में बताती है। अगर आप परिवार को समाप्त कर रहे हो, अगर आप परिवार को समाप्त कर रहे हो तो ये एक तरह से असभ्यता के युग में लौटने जैसा होगा, असभ्यता के युग में लौटने जैसा होगा अगर आप परिवार को समाप्त कर रहे हो। दूसरा तर्क कि जैसे राज्य जो है वो मानव स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, वैसे ही परिवार भी मानव स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, और आप राज्य के नाम पर आप परिवार का अंत नहीं कर सकते कि राज्य को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना है। राज्य भी तो भाई मानव स्वभाव से बना हुआ है, जैसे परिवार मानव स्वभाव से बना हुआ है वैसे राज्य मानव स्वभाव से बना हुआ है। और अगर आप राज्य के नाम पर परिवार का अंत कर रहे हो तो इससे समाज में अव्यवस्था ही फैलनी और कुछ नहीं होना है। जो परिवार होता है, परिवार व्यक्ति की नागरिकता की प्रथम पाठशाला होता है। व्यक्ति शुरुआत में जो नैतिक मूल्य सीखता है वो कहाँ सीखता है, वो अपने परिवार में ही सीखता है। और परिवार को आप खत्म करने की बात कर रहे हो तो इस आधार पर जो परिवार, पत्नियों का ये साम्यवाद का सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपका अनुचित है, सही नहीं है। दूसरा इन्होंने बताया है कि जो प्लेटो ने पत्नी और परिवार से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं, जो विचार दिए हैं, वो विचार कैसे हैं, वो विचार गलत है। कैसे गलत है कि अगर आप किसी महिला से उसकी मातृत्व को छीन लेते हैं, ठीक है, आपने कह दिया कि जो आपका बच्चा है वो बच्चा अब आपका नहीं है, वो राज्य का बच्चा है, तो ये एक बेहतर नीति नहीं है, ये खराब नीति है। होना तो ये चाहिए कि राज्य जो है, राज्य मातृत्व को संरक्षण प्रदान करे। उसके बाद दूसरी आलोचना इसी में क्या है कि जो विवाह है, विवाह कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये जीवन भर चलने वाला संबंध है। आप विवाह के नाम पर ये नहीं कह सकते कि आप किसी एक व्यक्ति से विवाह कर लो लेकिन जीवन भर आपको उसके साथ नहीं रहना, जीवन भर आपको दूसरे आदमियों के साथ में रहना है। विवाह जो है वो जीवन भर चलने वाली संस्था है। फिर इसमें तीसरा तर्क आता है कि जो वस्तु सभी की होती है, ये कहावत भी है कि जो वस्तु सभी की होगी वो किसी की नहीं होती। किसी की क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर कोई वस्तु हम कह देते हैं कि ये वस्तु सबकी है तो उस पर अधिकार तो सभी जमाने लगेंगे, अधिकार तो सभी जमाने लगेंगे, लेकिन उससे संबंधित जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य कोई नहीं निभाएगा। तो जो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, अपने सिद्धांत में ये बताने का प्रयास किया है कि सभी व्यक्तियों की सभी वस्तुएं हैं, तो जो वस्तु सभी की होती है वो किसी की नहीं होती। फिर यदि समाज में किसी को यही नहीं पता होगा कि कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, तो ये क्या है, ये एक अनैतिकता की स्थिति है। अनैतिकता की स्थिति कैसे है कि यहाँ पर पिता और बेटी में भी संबंध बनने की संभावना है, यहाँ पर रक्त संबंध भाई और बहन में भी संबंध बनने की, भाई और बहन में भी अनैतिक संबंध बनने की संभावना है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से रक्त संबंधों के आधार पर ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था गलत व्यवस्था है। फिर इसमें एक और तर्क है कि जो आप कह रहे हो कि जो शासक है वो परिवार रहित रहेगा, लेकिन आप भूल रहे हो कि समाज जो है,
समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जिसका परिवार होगा, और वो कौन सा वर्ग है? उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग का परिवार होगा तो जाहिर सी बात है कि उस परिवार से संबंधित उस वर्ग में समस्याएं भी होंगी। उन समस्याओं को निपटाने का अपने अधिकार किसे दिया है? वो दिया है दार्शनिक शासक को। लेकिन जब दार्शनिक शासक का परिवार ही नहीं है तो उसे कैसे पता चलेगा कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है? ठीक है, वो कैसे पता करेगा कि कैसे परिवार की समस्याओं का निपटान करना है? तो इन आधारों पर जो प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है, पत्नियों का साम्यवाद सिद्धांत है, उस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। ठीक है, अब ये सिद्धांत बेहतर सिद्धांत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इतना है कि प्लेटो का जो उद्देश्य था, उद्देश्य उसने इस सिद्धांत में रखा था नारियों की स्थिति को उच्चतम रूप में लेकर जाना। ठीक है, अब देखिए, अब हम देख लेते हैं विशेषताएं, साम्यवाद सिद्धांत की विशेषताएं। अब हमें पूरी सारी विशेषताएं समझ में भी आएंगी कि कौन कौन सी विशेषताएं बताई थी। ठीक है, दोनों की कंबाइंड करके विशेषताएं हम देख लेते हैं। सबसे पहली तो है अर्ध साम्यवाद। अर्ध साम्यवाद से क्या मतलब है कि देखिए, जो प्लेटो ने ये साम्यवाद की अवस्था दी है, चाहे वो उसने पत्नियों का साम्यवाद बताया हो चाहे संपत्ति का साम्यवाद बताया हो, दोनों में उसने उत्पादक वर्ग जो है उसे बाहर रखा है। तो इसलिए ये क्या होगा, इसलिए ये अर्ध साम्यवाद है। पूरे समाज के लिए उन्होंने ये साम्यवाद नहीं दिया। दूसरा इससे क्या, इसकी एक विशेषता क्या है कि इससे जो शासक वर्ग है उसके जीवन पर कड़े प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, जीवन पर कड़े प्रतिबंध होते हैं, और इन प्रतिबंधों के कारण ही उसको जो अपना व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व विकास के नए अवसर नहीं मिल पाते। ठीक है, ये दूसरी विशेषता है। फिर थर्ड है अभिजात्यवादी। अभिजात्यवादी से हम कैसे समझ सकते हैं कि वही जो हमने फर्स्ट नंबर पे देखा है कि इसमें से उत्पादक वर्ग को बाहर रखा गया, केवल जो दो अमीर वर्ग है, जो दो उच्च वर्ग है, उन दो उच्च वर्गों को ही इस सिद्धांत में शामिल किया गया, तो ये अभिजात्यवादी सिद्धांत हो गया। ये सिद्धांत राजनीतिक है। क्यों राजनीतिक है? क्योंकि इसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को सही या गलत करना नहीं था, इसका उद्देश्य राजनीतिक दोषों को दूर करना था। फिर फिफ्थ नंबर पे है एक विशेषता तपस्यात्मक है। ठीक है, कि इससे जो दोनों वर्ग हैं, चाहे वो दार्शनिक वर्ग हो चाहे वो सैनिक वर्ग है, दोनों वर्गों के ऊपर कठोर नियंत्रण स्थापित किए गए हैं। व्यक्ति के व्यक्तिगत सुख के बजाय सामाजिक सुख को महत्व दिया गया है। जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। वो किसका प्रतीक है? वो त्याग का प्रतीक है। और इस तरीके से ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत क्या है? तपस्यात्मक है। तो ये हमने देख ली है इनकी विशेषताएं, इस सिद्धांत की विशेषताएं हमने देख ली है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्लेटो प्रथम साम्यवादी के रूप में। ठीक है, कुछ विद्वान है, कुछ विद्वानों के द्वारा इनको प्रथम साम्यवादी के रूप में घोषित करने का प्रयास किए गए हैं। तो वो देख लेते हैं कि किन आधारों पर, हम आधार देख लेते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से फिर देख लेना कि आपको इन्हें साम्यवादी घोषित करना है नहीं करना है। सिर्फ हम आधार देख लेते हैं, साम्यवाद से संबंधित इनकी कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं देख लेते हैं। वो फिर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगी कि आप लोगों को इन्हें साम्यवादी घोषित करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए, अब हम देख लेते हैं, लास्ट हमारा रह गया साम्यवाद में प्लेटो को प्रथम साम्यवादी के रूप में। ठीक है, कि प्लेटो प्रथम साम्यवादी है या नहीं है। इसमें जो मैक्सी है, मैक्सी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल फिलोसॉफी में ये कहा था कि जो प्लेटो का साम्यवाद है, प्लेटो ने जो अपनी पुस्तक रिपब्लिक दी है, रिपब्लिक में साम्यवादी विचार मिलते हैं और ये पुस्तक साम्यवादी विचारों का प्रेरणा स्रोत है। फिर प्रोफेसर कैटलिन ने माना है कि जो ये साम्यवाद है, प्लेटो का जो साम्यवाद है, ये आधुनिक साम्यवाद से मेल नहीं खाता है, दोनों में काफी अंतर है। इसलिए जो आपने रिपब्लिक को साम्यवादी विचारों का प्रेरणा स्रोत माना है, ये साम्यवादी विचारों का प्रेरणा स्रोत नहीं है। फिर टेलर ने भी वही बात की है कि रिपब्लिक में न तो समाजवाद के बीज मिलते हैं, ना ही साम्यवाद के बीज मिलते हैं। ना समाजवाद पाया जाता है, ना साम्यवाद पाया जाता है। अब हम कुछ देख लेते हैं, इनकी कुछ समानताएं और असमानताएं देख लेते हैं कि इन दोनों जो साम्यवाद, जो आधुनिक साम्यवाद है और जो प्लेटो का साम्यवाद है, इन दोनों साम्यवादों में क्या समानता है और क्या क्या अंतर है। तो देखिए, पहले समानताएं देख लेते हैं। समानताओं में जो व्यक्तिगत संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति को दोनों ने क्या माना है? दोनों ने राज्य हित में एक बाधा माना है। प्लेटो का साम्यवाद भी व्यक्तिगत संपत्ति के खिलाफ था, और जो आधुनिक साम्यवाद है, आधुनिक साम्यवादी विचारधारा है, वो भी व्यक्तिगत संपत्ति के खिलाफ है। ठीक है, अधिनायक तंत्र में आस्था जो प्लेटो है, प्लेटो की जो आस्था थी वो किसमें थी? वो दार्शनिक शासक में थी। और जो आधुनिक साम्यवाद है उसकी जो आस्था है, उसकी आस्था किसमें है? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में।
ठीक है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में स्त्री पुरुष समानता पर दोनों में बल दिया गया है। ठीक, दोनों सिद्धांतों में माना गया है कि जो स्त्री पुरुष है, स्त्री पुरुष दोनों समान है और समाज के कार्यों में, राज्य के कार्यों में दोनों समान रूप से भागीदार बन सकते हैं। कला साहित्य पर दोनों का नियंत्रण, ठीक है, दोनों ने जो समाज को विघटित करने वाली कला है, जो समाज को विघटित करने वाला साहित्य है, दोनों ने इस पर नियंत्रण की बात कही है। जो कर्तव्य की भावना है, दोनों सिद्धांतों में जो व्यक्ति के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, वो कर्तव्य किस आधार पर निर्धारित किए गए हैं? सामाजिक न्याय के आधार पर। व्यक्तिगत न्याय को महत्व नहीं दिया गया है, सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया है, समाज को महत्व दिया गया है। अव्यवहारिक है दोनों। क्यों अव्यवहारिक है? क्योंकि देखिए, ना तो प्लेटो के साम्यवाद को ही वर्तमान जो शासन प्रणाली है, वर्तमान शासन प्रणालियों में लागू किया जा सकता है, और ना ही जो कार्ल मार्क्स का साम्यवाद है, जो आधुनिक साम्यवाद है, उसे शासन प्रणालियों में पूर्ण रूप से शामिल किया जा सकता है। तो ये क्या है? अव्यवहारिक है। फिर आर्थिक प्रतियोगिता समाप्त। भाई, जब सभी व्यक्ति एक सा जीवन जी रहे हैं, ठीक है, एक सी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जगह पर खाना खा रहे हैं, एक जगह पर रह रहे हैं, तो वहां आर्थिक प्रतियोगिता क्यों होगी? आर्थिक प्रतियोगिता तो वहां होगी ना जहां व्यक्तियों को अपना जीवन स्तर एक दूसरे से ऊंचा उठाने की स्वतंत्रता हो। ठीक है, यहाँ तो सबको समान रूप से रहना है, तो आर्थिक प्रतियोगिता तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर समष्टिवाद में विश्वास। समष्टिवाद मतलब राज्य की सर्वोच्चता में, राज्य सर्वोच्चता में प्लेटो ने भी विश्वास जताया है और राज्य सर्वोच्चता में भी कार्ल मार्क्स ने भी विश्वास जताया है। तो इस तरीके से जो ये दोनों सिद्धांत है, दोनों सिद्धांतों में ये पाई जाती हैं समानताएं। अब इनकी असमानताएं देख लेते हैं कि असमानताएं कौन कौन सी पाई जाती है इनमें। असमानताएं है, एक में तो अर्ध साम्यवाद है, एक में पूर्ण साम्यवाद है। कैसे अर्ध साम्यवाद है? जो हमने अभी प्लेटो का साम्यवाद देखा, उसमें उसने उत्पादक वर्ग को अपने साम्यवादी विचारधारा से बाहर रखा है। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है, उसमें सभी वर्गों को समान रखने की कोशिश की गई है, सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार देने की बात कही गई है। ठीक है, दूसरा है संन्यासवाद और भौतिकवाद। संन्यासवाद कैसे? जो प्लेटो है, प्लेटो ने जो उसका दार्शनिक शासक है, उसको जो सभी भौतिक पदार्थ हैं, ठीक है, जो बहुमूल्य चीजें हैं या धन है या संपत्ति है, उन सब से दूर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है, इसमें भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करने, भौतिक पदार्थों का संचय करने पर बल दिया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी इनके पीछे एक असमानता है। फिर राजनीतिक और आर्थिक। राजनीतिक और आर्थिक में क्या देख सकते हैं कि जो प्लेटो है, प्लेटो ने जो अपना सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत किस लिए दिया था? राजनीति में कुरीतियों को दूर करने के लिए। ठीक है, राजनीति में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है, आधुनिक साम्यवाद किस पर आधारित है? वो आर्थिक गतिविधियों पर आधारित है। ये भी दोनों के बीच में एक अंतर है। फिर पारिवारिक साम्यवाद में भेद। पारिवारिक साम्यवाद में भेद है, हमें पता है, क्योंकि जो आधुनिक साम्यवाद है, आधुनिक साम्यवाद में परिवार की संस्था को खत्म करने की बात नहीं की गई है, पत्नियों के साम्यवाद की बात नहीं की गई है, उसमें पूरे राज्य के साम्यवाद की बात की गई है, लेकिन परिवार संस्था को बचा के रखा गया है। लेकिन जो प्लेटो है, प्लेटो परिवार संस्था को ही समाप्त करना चाहता है। वर्ग, प्लेटो ने कितने? 3 वर्ग बताए हैं। जो आधुनिक साम्यवाद है, उसमें कौन से होते हैं? 2 वर्ग। कौन कौन से? एक तो पूंजीपति और दूसरा श्रमिक या सर्वहारा। तो वर्गों के आधार पर भी इन दोनों में अंतर है। फिर श्रमिक और उत्पादक वर्ग। जो आधुनिक साम्यवाद, जो आधुनिक साम्यवाद है, आधुनिक साम्यवाद में श्रमिक वर्ग को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो प्लेटो है, प्लेटो ने जो उत्पादक वर्ग है, उसे अपने सिद्धांत में स्थान नहीं दिया है, साम्यवाद सिद्धांत में कोई स्थान नहीं दिया है। ठीक है, तो एक ये असमानता हो गई। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो प्लेटो का सिद्धांत है, प्लेटो के सिद्धांत में कुछ साम्यवाद की समानताएं पाई जाती है, कुछ हम वो भी देख सकते हैं कि एक ही जगह पर सभी व्यक्ति बैठकर खाना खा रहे हैं, एक ही तरह के संसाधनों का सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी साम्यवाद का एक प्रकार ही है। सामूहिक रूप से खेती कर रहे हैं, वो भी एक साम्यवाद का प्रकार ही है, आधुनिक साम्यवाद का। तो ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस चीज को सोचिए कि प्लेटो को एक साम्यवादी के रूप में स्थापित करना है या नहीं करना है। उसकी मैंने आपको समानताएं भी बता दी है, असमानताएं भी बता दी है। ठीक है, अब देखिए
आज का हमारा जो लेक्चर है प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे लग रहा था 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा, लेकिन एक ही लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब हम देखेंगे जो अगला हमारा सिद्धांत होगा, अगला सिद्धांत हम करेंगे दार्शनिक शासक की अवधारणा। ठीक है, तो कल का जो हमारा लेक्चर होगा, कल का लेक्चर हमारा होगा दार्शनिक शासक की अवधारणा से संबंध। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।